ये जेल से फरार की कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि आज के कराची, आज के सिंध की हकीकत है। मलीर जेल से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 216 आदि मुजरिम गुज़िश्ता रात कामयाबी से फरार हो गए। और अजीम फरार यानी कि द ग्रेट स्केप ने पुलिस और हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पे मजीद सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कैदियों को दोबारा पकड़ने के हवाले से हुकूमत सिंध की बेबसी का अंदाज़ा इस बात से होता है कि जी सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार साहब कहते हैं कि मफरूर कैदी वापस आ गए तो सज़ा में रियायत कर देंगे। यानी कि हुकूमत जो है कैदियों को वापस लाने के लिए मिन्नतों और तरलों पर उतर आई है। इस सानहे की शिद्दत को कम करने के लिए साथ ही हुकूमत सिंध ये भी कह रही है कि जी कैदी मामूली जराइम में मुलविस हैं, लेकिन क्या ये हकीकत जो है इसके बरक्स तो नहीं। कराची में आने वाले मामूली ज़िलज़ले के झटकों से कैसे कैदियों ने फ़ायदा उठाया और कैसे जेल इंतज़ामिया ने अपनी नाक़िस कारकर्दगी का सबूत दिया। कैदियों के फ़रार की कोशिशों के दौरान कैसे फायरिंग हुई, पुलिस से झड़पें हुई और जेल में तोड़फोड़ हुई, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहतरम सौलत जाफरी साहब से। सौलत साहब, कैदी कैसे फ़रार हुए? बड़ा आसान था सवाल। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब। यहाँ मैं आपको बताना चलूँ कि कराची की तारीख का सबसे बड़ा जेल ब्रेक गुज़िश्ता रात 3 जून रात 12 बजे के वक्त उस वक्त हुआ जब मलीर जेल के एतराफ़ में ज़लज़ले के झटके पाए गए। और ज़लज़ले के झटके के खौफ से जो है वो जेल इंतज़ामिया की जानिब से बात बताई गई है कि कैदियों को बाहर निकाला गया था और उनको खुली फ़िज़ा में लेकर आए थे और उस बैरक से बाहर निकाला गया था जहाँ पे ख़दशा था कि ये बैरक जो है वो ज़मीबोश हो सकते हैं। जिसके बाद कैदियों की तादाद जो है वो बड़ी, यानी 2000 के करीब कैदी जो है वो बाहर बैरक से बाहर निकल आए थे। और यही बैरक से निकलने वाले कैदी जो हैं वो मेन दरवाजे तक आए, जिन्होंने शोर और हंगामा आराई शुरू करी। जिसके बाद जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल थे अरशद शाह, वो जेल के अंदर आए और उन्होंने काउंसलिंग करना चाहिए, लेकिन जो अंदर कैदी थे उन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की एक ना सुनी और फिर उनको भी रोनते हुए दरवाज़ा क्रॉस किया। और दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद माड़ी के दरवाजे तक पहुँचे और फिर वहाँ से बाहर की जानिब जो है उन्होंने फरारी इख्तियार करी। इसी दौरान FC एहलकार जो ऊपर चौकियों पर तैनात थे उनकी जानिब से फायरिंग की गई। पहले हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद जब मॉब बढ़ता गया तो उनकी जानिब से स्ट्रेट फायर भी किए गए, जिसके नतीजे में एक कैदी जो है वो मौके पर हलाक हुआ, 2 ज़ख्मी हुए। जबकि जो खौफ से, फायरिंग के खौफ से जो है वो कुछ कैदी जो है वापस चले गए और कुछ कैदी जो है वो बाहर की जानिब निकल गए। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ रहा है जेल इंतज़ामिया का, उनकी जानिब से बताया गया है कि 216 कैदी हैं जो कि गुज़िश्ता रात फ़रार हुए थे और अब तक 86 कैदी जो है वो वापस आ चुके हैं, यानी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ा फिगर है 138 का कि जो अब तक जो है वो वापस नहीं आ सका है। और जो जेल इंतज़ामिया है वो ये बात कहती है कि ये कोई आदि जराइम पेशा जो है वो मुल्ज़मान नहीं है जो फ़रार हुए हैं, लेकिन हमारे ज़राए दावा करते हैं कि ये तमाम तर मुल्ज़मान जो है वो आदि जराइम पेशा हैं। शरीफ लोग होते हैं सहूलत तो वो भागते ही ना, आदि मुजरिम ही जो है वो भाग सकता है। बिल्कुल, कोई जो मामूली उसमें हो वो तो नहीं भाग सकता। अच्छा ये बताइए, एक और जो हकीकत है कि हमारी जो सिंध की जेलें हैं वो ओवर क्राउडेड हैं और जो आप जैसे वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा कैदी रखे गए हैं। फिर आपने कहा कि जी ज़मीबोश होने का ख़तरा था, तो ज़ाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन जेलों का क्या बहुत ही कमज़ोर है, खस्ता है? देखिए सर, मैं आपको यहाँ बता चलूँ कि अरबों रुपए का बजट है, लेकिन ये बजट जो है वो जेबों में जाता है और जो जहाँ लगना होता है वहाँ नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जो है वो सिर्फ खाने के लिए बैठे हुए दिखाई देते हैं। जिस तरीके से जेल का इस वक्त सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो जेल की जो छतें हैं वो टपकती हुई दिखाई दे रही हैं, मुरम्मत मांग रही है पूरी बिल्डिंग, लेकिन उसको जो है वो बज़ाहिर तौर पर सामने की तरफ तो उनको कलर और रंगो रोगन करके जो है वो साफ़ सुथरा करके दिखा दिया जाता है, लेकिन अंदर से सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ख़राब दिखाई दे रही है। अंदर जो छतें हैं वो बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं, किसी भी वक्त छतें गिर सकती हैं। जो कैदी हैं उनसे हमने आज बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से यही बात बताई गई कि अंदर की जो सूरत हाल है वो ख़ासे ख़राब है। इस वक्त हम आपको ये भी बताएं कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो कैदी हैं उनको कॉस्ट्यूम्स दिए जाते हैं। जिस तरीके से अमेरिका में ऑरेंज कॉस्ट्यूम होता है, दूसरे ममालिक की बात करें कहीं वाइट है कहीं येलो है। हमारे यहाँ पाकिस्तान ख़ासतौर पे कराची में सेंट्रल जेल की बात करें या फिर मलीर जेल की बात करें, किसी किस्म का कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, जिसकी वजह से जो वो यूनिफॉर्म एक ज़माने में मुझे याद है कि वो जांगिया देते थे और वो धारी वाला वो बंद कर दिए इन्होंने ना। बिल्कुल सर, वो तमाम चीज़ें बंद हो गई हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल रात जब ये कैदी फ़रार हुए हैं तो उस सूरत हाल में इनको तलाश करना शदीद मुश्किलात का सामना था और इनको जो तलाश किया गया है और इनकी जो शनाख्त का अमल किया गया उसकी वो भी आप अगर सुनेंगे हमारे नादरीन तो हैरान रह जाएंगे। जो इलाका पुलिस थी उन्होंने जो फ़रार कैदी थे उनकी तलाश इस तरीके से की है कि अगर उनके पाँव में चप्पल है तो वो कैदी नहीं है और अगर चप्पल नहीं है तो वो कैदी हैं, क्योंकि जो कैदी थे वो तमाम तर नंगे पैर भागे थे
उनको जो है वो सिर्फ चप्पलों की सूरत में जो है वो शनाख्त किया गया था। एक बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, लेकिन क्या करें कि हमारा जो निज़ाम है वो इसी तरीके से चल रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रात जो वाक़या हुआ है वो कराची की तारीख में अपनी नौयत का सबसे बड़ा वाक़या है, जिसमें जेल ब्रेक। अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल कहा, दूसरी बार कहा कि जी सबसे तारीख का बड़ा वाक़या। इससे एक और चीज़ ज़ाहिर होती है कि हमारी पुलिस की तरबियत के जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनके SOPs क्या हैं कि ज़ल्ज़ला आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन्होंने मतलब है कि ज़ल्ज़ले के मामूली झटके आए, उन्होंने कहा जी मैदान में जमा कर दो, ये सोचे समझे बगैर किसका क्या हैंडल कैसे करेंगे सिचुएशन को। तो उनकी तरबियत का भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में उजागर होती है कि वो लोग इतने वो नहीं थे। सर देखिए, इस तरीके की ड्रिलिंग्स जो है ना वो अक्सर व बेशतर होती रहती हैं जेल के अंदर, लेकिन कल जो ये ड्रिलिंग हुई है ये इंतहाई मशकूक जो है वो सूरत हाल थी, जिसमें हमने देखा कि तमाम 2000 कैदियों को जो है वो बाहर निकाल दिया गया। 2000 कैदियों को बाहर निकालने के बाद उनको जो है वो संभालने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 20 जो है वो नफरी थी 2000 कैदियों की, जो कि उनको संभाल रही थी। और जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं वो खुद वहाँ पर मौजूद थे, जिनको बताया जा रहा है कि जल्दी से मुझे ये बता दें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल सर, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आज एक आला सतही इजलास बैठा, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने इजलास की सरबराही करी। उसमें IG और दीगर आला हुकाम भी जो है वो मौजूद थे। उनकी जानिब से आज IG जेल खानाजात को निकाला नहीं निकाला, मुअत्तल किया, ये बता दें। IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया है, DIG जेल को मुअत्तल कर दिया गया है और सुपरिटेंडेंट जेल ऑफ मलीर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। तो जनाब ये तो हुई जेल से फरार की कहानी, और अब बढ़ते सियासत के दुखों की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत को शिद्दत से एहसास हो रहा है कि नून लीग की हिमायत और साथ देने का उन्हें जो है खमियाजा अवाम की नाराज़गी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। सियालकोट में होने वाली सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात ने एक मरतबा फिर जो है इस बात की गवाही दी है। पंजाब के देही इलाकों में ज़राअत से वाबस्ता अवाम जो हैं वो शहबाज हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद नाला हैं। कपास, गंदम, मकई और गन्ने जैसी अहम फसलों की जो रवां बरस जो है घटती पैदावार इस बात का सबूत है कि जी हुकूमती पॉलिसियों ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। और उन्हीं ख्यालात की जो तर्जुमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। बिल्कुल उन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिए, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए, ये हकीकत है। क्योंकि जब हम जाते थे देहाती लोगों में, वो गंदम का फसल हमें दिखाते थे कि जाओ हमारे घर में 1900 में मेरी गंदम बिक रही है, तो आप जवाब दे। हम कहते थे हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, हम हुकूमत में नहीं। कहते नहीं, आप बैठे हुए हुकूमत के साथ, यहां तो उनके खिलाफ बोलें या उनके हक में बोलें। सिस्टम को बचाने की कंफ्यूजन, हमारे बयानिए की कंफ्यूजन, क्योंकि नून लीग के सलाम भी लेता है, पब्लिक उसको वोट नहीं देती। चंद साहब जो है मुलायम लहजे में सीधी और खरी बात करने के हवाले से अपना एक मुनफरिद जो है मुकाम रखते हैं। इन गिने चुने सियासतदानों में से हैं जिनका हाथ अवाम की नफ्स पर है और इनके जज्बात की तर्जुमानी से वो कभी नहीं चूकते। आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया चंद साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तो सामने आ गए और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जी बड़े साफ और शफाफ इंतखाबात हुए। हकीकत क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे मोहतरम इलेक्शन कमीशन जो है उसका रोल आवाम की नज़र में ठीक नहीं है, और दूसरा आवाम का एतमाद, जो बदकिस्मती है हर पॉलिटिकल वर्कर की, हर पाकिस्तानी की, कि आवाम का इस इलेक्शन के निज़ाम से एतमाद उठता जा रहा है और ये ठीक नहीं है। अब 1985 से लेके आज तक आप देख लें, पीपल्स पार्टी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी की बेनिफिशरी नहीं रही, और लेकिन बाकी जमातें जो हैं इन्होंने 2/3 मेजॉरिटीज़ ली, या पंचर किए, या फैज़ याब हुए, या जो कुछ भी किया रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज अवाम सियालकोट के इलेक्शन में 23% या 25% जेन्युइन टर्न आउट होगा, लेकिन रिजल्ट क्या आया है? वो 40% है, या 50 लीड पहले से ज़्यादा आई है या कम आई है, ये मानी नहीं रखती। दो जेन्युइन असल चीज़ तो ये है कि अवाम क्या, आप जाएं उस इलाके में पूछें जाके लोग कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है, आपको मेजॉरिटी ऐसे मिलेंगे जो पोलिंग स्टेशन की तरफ गए ही नहीं। एक हरासमेंट का माहौल था। एक गोजरावाला से एक MNA साहब, उनकी ज़ेर क़यादत एक जत्था आया हुआ था। सियालकोट के एक MPA साहब हैं, मैं नाम नहीं लेता, मेरे भाई हैं, पुराने कुलीग्स हैं हमारे, तो उनकी क़यादतों में इन्होंने यूनियन काउंसिल वाइज जत्थे बनाए हुए थे। जो कमज़ोर यूनियन काउंसिल, वहाँ कहीं पे पोलिंग बंद करवाना और कहीं से पोलिंग बॉक्सेस उठा के ले जाने और नए बॉक्सेस भरे भराए ला के रखने, ये सारा। और पर्चियाँ भी, जहाँ पे ये पर्चियाँ प्रिंट होती हैं,
अब अगला अगर अल्लाह करे इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन हो तो जेन्युइन पर्चियाँ, ये हमारे पंजाब में बोला जाता है इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन कहते हैं 10,000 वोट को। अच्छा, कि 1 इंजेक्शन लगा दो 10,000 पर्ची एक्स्ट्रा डाल दो, 2 लगा दो 20,000, यानी कि एक कोड वर्ड है 1 इंजेक्शन 10,000 वोट। तो ये हालत है इस इलेक्शन की। तो कितने इंजेक्शन और लगे? आप सरकारी वोट जो हैं, मैं कह रहा हूँ कितने इंजेक्शन मेरे लगे? ख्याल है 2-3 इंजेक्शन लगे हैं। 2-3 इंजेक्शन 2-3 इंजेक्शन लगे हैं। अच्छा, तो ये जो 2-3 इंजेक्शन लग गए इस कहते हैं जिसमें नातवा को, तो उससे तो मजीद जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि हमारा जो लोगों का अवाम का जो इत्मीनान है या उससे जी सीट तो हुकूमती पार्टी जीत गई है, लेकिन इलेक्शन का निज़ाम हार गया है, अवाम का इत्मीनान हार गया है, रूल ऑफ लॉ हार गया है। इलेक्शन वो जीते हैं, इलेक्शन इंतजामिया जीती है, पुलिस की सरबराही, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एक जो सदाबहार धांधली करवाने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर उन्होंने रखा है वो जीता है यकीनन। तो लेकिन असल मकसद ये है कि क्या सियालकोट की आवाम जीती या मुझे कोई कतन ऐसे नहीं है कौन जीता कौन आ रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर हम 2025 में हम 70 साल बाद भी इसी जगह पे खड़े हैं कि संदूकड़ियाँ उठा के ले जाओ और भर के ले आओ, ये अच्छी बात नहीं है, शर्मनाक बात है। लेकिन एक जो मतलब तस्वुर है ना कि इंतजामिया अलग होती है, हुकूमत अलग होती है और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन अलग होता है, वो वॉच डॉग का किरदार अदा करता है। तो हमारी वो तमाम जो कहते हैं सरहदें गलत मलत हो गई हैं, मिल गई हैं वो जी। लेकिन जी हमने तो सुना था कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है, एक DMG होती है। अब पहली दफ़ा सुना है कि DMGN बन गई है और PMSN बन गई है। माशाल्लाह, ये पहली दफ़ा देखा है। अब हाल पंजाब में हम तो कई सालों से देख रहे हैं, जो नायब तहसीलदार भर्ती हुए थे वो ग्रेड 21 में पहुंचे हुए हैं और कहाँ से ग्वाल मंडी से शुरू होकर कहाँ कैसे कैसे भर्ती हुई, कहाँ कहाँ पहुँचे। तो इनको रिफॉर्म्स करनी है इस मुल्क में। अगर हमने रिफॉर्म्स करनी है तो यकीनन हम तो स्ट्रगल करेंगे और हम उसका अल्लाह करेगा ये मुल्क कभी बेहतर होगा। इसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी और जदोजहद करनी चाहिए। ये जो आप खुल के बात कर रहे हैं, खुल के आप तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोग सवाल करेंगे वो बिल्कुल जायज़ सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़िमत अमली जो है वो नाकाबिल फ़हम है। क्योंकि बज़ाहिर तो आप लोग जो हैं पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की B टीम बनी हुई है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मतलब ये दो चीज़ें बैक वक्त के आप ज़ाहिर इतराज़ करें, बिल्कुल जेन्युइन है, आपका सराखों पर है, लेकिन साथ साथ जो है आप उनके साथ भी हैं, तो कैसे आप लोगों को जस्टिफाई करती हैं बात? देखें आप ये अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग की B टीम है तो ये आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। हम इस मुल्क की, इस जमहूरियत की, इस पार्लियामान की B टीम आप हमें कह सकते हैं, लेकिन हम अगर आप ये समझते हैं कि हम इदारों को गालियाँ दें तो हम B टीम से हट सकते हैं, हम गालियाँ नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों, क्योंकि इस मुल्क के आइन बनाने में हमारे शहीद कायद ने अपना खून दिया है। इस मुल्क को पटड़ी पे चढ़ाने के लिए, इदारों को मजबूत करने के लिए, फॉल ऑफ ढाका के बाद इदारों की इज्जत बहाल करने के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और लाखों वर्करों के कोड़ों की आवाज़ें और उनका ब्लड शामिल है और हमने कुर्बानियां दी हैं। वो आप समझते हैं दुरुस्त कह रहे हैं, आपने कुर्बानियां दी, मगर मेरा एक सवाल है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक अवामी तासुर की बात कर रहा हूँ। हम भी सहाफ़ी हैं, उठते बैठते मैं आपकी जात की बात नहीं कर रहा, आप एक अवाम का सवाल रख रहे हैं जी। तो उसमें तो अवाम ने हमें यही, मैं तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि अवाम ने डायरेक्ट हमसे यही सवाल किया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आप नून लीग के साथ बैठे हैं। तो मेरी समझ से बालातर है कि जो अवाम हमें कहती है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आप नून लीग की इत्तेहादी है, वो नून लीग को कैसे वोट देंगे? ये मेरी समझ से बालातर है। यही तो मेरा सवाल है। अच्छा, अवाम ने तो हमें इनकी, जो आप ताना दे रहे हैं ना, जो आपने ताना दिया है ये बिल्कुल ठीक, आपने पब्लिक यही ताना हमें देती है कि आप तो उनके साथ बैठे हुए हैं, तो इस ताने में अवाम नून लीग को वोट कैसे देगी? ये मंतक मेरी समझ से बाहर है जी। और साथ साथ ये भी सवाल है कि अगर पीपल्स पार्टी सी हिकमत अमली पे कारफरमा रहती है, नून लीग का साथ देती रहती है, अब आप कुछ भी उसके लिए भला सा नाम रखेंगे जी, पार्लियामेंट को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, लेकिन आप लोग फिर पंजाब में अपने लिए जगह कैसे बनाएंगे? ये बड़ा एक मंतकी सा सवाल है कि अगर सियासत का, कि ज़ाहिर है कि आप लोगों की एक ट्रेडिशनल राइवलरी भी रही है जी। देखें जगह बन गई, अब ये जंग हुई इंडिया के साथ, कौन सा, सारी जमातों के लीडर हैं, कौन सा लीडर है जिसने मुल्क का नैरेटिव, मुल्क का बयानिया दुनिया के सामने रखा है? आप एक ही बंदा आपको नजर आएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी। कौन सा बंदा है जिसको दुनिया सुनती है
तो हमारी स्पेस तो ऑटोमेटिकली अवाम में बन गई है। अवाम समझ गए हैं कि इनकी स्पेस है। अवाम समझते हैं कि अगर अदलिया में रिफॉर्म्स चाहती है तो पीपल्स पार्टी चाहती है, अगर इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स चाहती है, क्योंकि किसी का तो पाशा था, किसी का फैज था, पीपल्स पार्टी का ना पाशा था ना फैज था। मैं रिफॉर्म्स चाहती है। चंद साहब जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ, आपका बिल्कुल आपका मौक़िफ़ सराखों पे, लेकिन फिर मैं अवामी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ ना। वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सांस में हमसे कहती है जी कैप्टिव पावर प्लांट सही नहीं है, फिर वो उसकी वोट भी डाल देती है। फिर इसी तरह जहाँ जहाँ मतलब है कि वो चाहे बजट के मेजर्स हों, चाहे और पॉलिसी 26वीं तरमीम जैसा एक मतलब मुतनाज़ा कानून साजी हो, तो ये एक वक्त एक डबल टॉक है ये कि जनाब आप कहते हैं कि हम साथ हैं भी नहीं लेकिन हम फला चीज़ अच्छी चाहते भी हैं, लेकिन उसकी हकीकतन नफी हो रही है। मैं बताता हूँ जी, 26वीं आनी तरमीम आई, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। नून लीग का कुछ और मौक़िफ़ था, वो जो मौलाना फजल रहमान साहब का कुछ और मौक़िफ़ था, पीटीआई का और मौक़िफ़ था। फिर सारों के साथ मज़ाकरात करके कोई दरमियाना रास्ता निकाला, को गिव एंड टेक किया और पीपल्स पार्टी ने किया। और अभी देखें ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी तो उसको भी पार्टी करेगी। सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ा या पंजाब के किसान का पानी का मुकदमा लड़ा कि अगली ज़मीनें जो आबाद हैं आप उनको बेआबाद ना करें, नई ज़मीनें आबाद करने के लिए, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकदमा लड़ा। और इस मुल्क में हर अहम काम, अभी ये जो 9 उम्र बच्चियों की शादी होती है, बाकी तो डरते हैं, मौलवी से कोई डरता है, कोई किसी इंतहा पसंद से डरता है। पीपल्स पार्टी खड़ी है, सिंध में लेजिस्लेशन की, वफाक में की, पंजाब में क्यों नहीं हो रही, केपीके में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये इंतहा पसंदाना सोच वाले हैं। ये तो चाहते हैं कम उम्र बच्ची को भी शादी हो। पीपल्स पार्टी का मौकफ है, इसके साथ हमारे साथ आप डिबेट कर ले। पीपल जो अच्छी कानून साजी हुई है, जो इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम हुआ है, वो पीपल्स पार्टी ने किया। चलिए कानून साजी पे मैं आपके ये है कि हमारा ना कोई मीडिया हाउस है, मेरी बात सुन ले, जी, ना कोई हमारा साकिब निसार था, ना कोई इफ्तिखार चौधरी था, ना कोई मीडिया हाउस हमारा था। ये हमारे में खामियां हैं, ये पीपल्स पार्टी ने ये भुगता है और आज भी भुगत रही है। ना अरबों खरबों रुपया हम टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या वो रेडियो के ऊपर सिर्फ तस्वीर अब तो माशाल्लाह मीडिया हाउस, आपके रहनुमाओं के मीडिया हाउसेस भी हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, नए नए चैनल्स हैं, वो खैर नाम नहीं लेना चाहिए, कब तो ओन करते हैं। मुझे नहीं पता था। तो ये मालूम करे मैं आपको खबर दे रहा हूँ आपको, माशाल्लाह बड़े चैनल्स हैं आप लोगों के, अपने रहनुमाओं के। वो आज सिंध गवर्नमेंट के बड़े चैनल कोई नहीं है हमारे, छोटे छोटे चैनल। अच्छी बात है अगर बनाए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी अपने लाइक माइंडेड लोगों के चैनल होने चाहिए, क्योंकि वार मीडिया की है और मीडिया की वार ही हम हार रहे हैं। वो गजब करप्शन की है, जब कहानी सुनाने वाले आज उनको रावल डैम का रेस्ट हाउस क्यों नहीं नजर आ रहा जिसपे 2 अरब लग रहा है। पंजाब के GOR में आप जाए ना, जहाँ गवर्नमेंट की रहायशें हैं, आमिर भाई, किसान की गंदम खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन GOR में रेस्ट हाउस के ऊपर अरबों रुपया लगाने के लिए आपके पास पैसे हैं। अपनी काटन खरीदने के लिए आपके पास, अपनी बेलें खरीदने के लिए, किसान को पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन काटन इंपोर्ट करना, अमेरिकन किसान को पैसे देने के लिए आपके पास पैसे हैं। सरकारी अफसरान को 2-2 प्लाट देने के लिए आपको IMF नहीं रोकती, अवाम को पैसा देने के लिए IMF रोकती है। जो सरकारी मराहत आप दे रहे हैं, बड़े बड़े प्लॉट, प्लाजे, क्या क्या चीजें नहीं आप ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को हम नवाब बनाने के लिए, ताकि वो आपके गलत और सही काम में बोले ना, तो आप उनको हम नवाब बनाने के लिए बरात दे रहे हैं। तो इसके ऊपर IMF खामोश है। मैंने जब पूछा, मुझे अवाम का, मुझे गंदम रोल गई, काटन रोल गई, मुंजी रोल गई, चावल रोल गया, बांस हमारे को नहीं खरीद रहा, सब्जी हमने जानवरों को अपनी डाली है। यकीन करे, गोभी, टमाटर, प्याज हमने जानवरों को खिलाए हैं कि किसान मंडी में बिकते नहीं थे, क्योंकि वहां में IMF दिखा दिया जाता है। ये हमारा इख्तिलाफ। अरे इतने बड़े बड़े आपके बड़े मतलब है कि जायज़ किस्म के आपने शूज उठाए हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात करते हैं, फिर क्यों साथ दे रहे हैं आप नून लीग का? जब इतना नज़रियाती फ़र्क है तो हमें जवाब मिलता है कि जी सिस्टम को बचाना है, लेकिन जब सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा तो सिस्टम को क्यों बचाना है? ये मतलब है, ये एक डायकॉटमी है, एक कंट्रडिक्शन है। जी नहीं, सिस्टम बचाना चाहिए,
सिस्टम नहीं बचाएंगे तो फिर ज़ियाउल हक वाला सिस्टम आ जाएगा, मुशर्रफ वाला सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम नहीं बचाएंगे तो इफ्तिखार चौधरी आ जाएगा। सिस्टम नहीं बचाएंगे, रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो यकीन जानें जो कुछ इस मुल्क में होता रहा है, कोड़ों की सूरत में, फांसियों की सूरत में, वो कुछ होगा। मैं समझता हूँ फिर भी रिफॉर्म्स करनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ की तरफ हमें स्ट्रगल, इन सारों के बावजूद हमें अपनी पार्लियामान के अंदर, अपने आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। और आप कहते हैं कि फिर आप क्यों कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमने इलेक्शन में भुगत लिया, सियालकोट के इलेक्शन में। सजा तो आप हमें अवाम दे रही है ना, सजा दे रही है। फिर ये मुझे बताइए कि पीडीएम की हुकूमत की सजा भी अवाम ने हमें दी, पंजाब में केपीके में भी दी है, पंजाब में भी दी। पीडीएम के 2 साल हुकूमत में पीपल्स पार्टी बड़ा चैलेंज है कि आज जो हमें ताने देते हैं 400 वोटों का, 600 वोटों का हमें ताना दिया जाता है कि आपके इतने वोट हैं, आपको मुबारक हो, आपके 2000 से 6000 हो गए। तो हम भी उनको मुबारक देते हैं कि हमने गलती की, आपको 2 दफा वज़ीर आज़म बनाने की। आसफ अली ज़रदारी का बड़ा दिल अच्छा, है। ये वाकई आपका बड़ा दिल है और आप लोग सब तनकीद भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन एक जो अभी हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत लग रहा है कि जी बंद गली में आ गई और हुकूमत की लेजिटिमेसी पे बड़ा जायज़ सवाल है। वो खुद आप भी वो सवाल कर रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन का इनेकाद हुआ तो इस सूरत हाल से मुल्क निकलेगा कैसे? मुल्क निकलेगा, पीटीआई को होश के नाखन लेने चाहिए। उनके सियासतदानों के जो बयानिया है, बी टीम का, सी टीम के 4 बयानिए हैं उनके, चीफ मिनिस्टर साहब का और बयानिया है, अलीमा बाजी का और बयानिया है, बाकी के नुमाइंदों के और बयानिया है, उनका चेयरमैन गौर खान का और बयानिया है, असद कैसर का और है। उनको बयानिया एक ही बनना पड़ेगा, पॉलिटिकल जमातों के साथ डायलॉग करना पड़ेगा। इदारों की तरफ ध्यान न करें, इदारों को छोड़ दें, अपना काम करने दें। 10 मई के बाद कौम इकट्ठी हुई है, इस कौम को तकसीम ना करें, इदारों पे हमले ना करें। हमारी अफवाज ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, तो हम सियासतदानों का भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी अपना काम खुद करें, अपनी स्पेस लें वापस जो किसी और के पास है। वो हम रोल मॉडल बनेंगे तो हम अपनी स्पेस लेंगे। अच्छा, रोल मॉडल कैसे बनेंगे आप लोग? आवाम को गवर्नेंस के, हाँ, रोल मॉडल कैसे बनेंगे? क्योंकि भारत के साथ बैठ जाएं। देखिए आमिर भाई जी, आमिर भाई जी 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 आप कर लें सवाल कर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि भारत की कशीदगी के साथ जब कशीदगी हुई थी तो उम्मीद हुई थी कि उसके बाद जो है कुछ कौमी इत्तेफाक राय की, कहते हैं ना, जेन्युइन कोशिशें होंगी। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो है जब कशीदगी हो गई, झड़प हो गई, तो उसके बाद जो है हिज़्ब इख्तिलाफ पे हुकूमत ने दबाव बढ़ा दिया, तहरीक इंसाफ फिर तहरीक चलाने की बात करने लगी। तो लगता है कि फिर वी आर बैक टू द स्क्वायर वन, कि एक मौका मिला था कौमी यकजहती का, भारत की दुश्मनी की वजह से कि उसमें हम पे हमलावर हुआ, तो सियासतदानों ने वो मौका गंवा रहे हैं। उसमें हुकूमत बिल्कुल, एक मैं कहूँगा कि जिम्मेदार है इस बात की। नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो मौका हमें नहीं गंवाना चाहिए और हमें उस हिंदुआता सोच के खिलाफ जो लड़ने के लिए कौम इकट्ठी हुई है, अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई थी और आज भी खड़ी है, मैं समझता हूँ कि हमें कभी भी कौमी सोच को तकसीम नहीं होने देना चाहिए और हमें अपनी गलतियाँ तस्लीम करते हुए अपने मामलात ठीक करने चाहिए। और सियासतदानों को, अगर उमर कोर्ट में ज़मीनी इलेक्शन के लिए पीटीआई और नून लीग इकट्ठी हो सकती है, तो अवाम के मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? मैं समझता हूँ इनको बिल्कुल इकट्ठे होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि इन हालात से निकलने के लिए बात तजवीज़ दे रहे हैं कि जी कौमी हुकूमत हो, फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाए मुनसिफाना, क्या कहेंगे ये जो इस तरह की भी तजावीज़ आ रही हैं? मैं कहता हूँ जी कौमी हुकूमत हो या नए इंतखाबात हो या पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन हो या जो भी हो, अगर सियासतदान बाशमूल पीटीआई सारे सियासतदान एक टेबल पे बैठ जाएं, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है बिठाना, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और उनकी टीम की जिम्मेदारी है बिठाना। अगर वो नहीं बिठा पा रहे तो ये उनकी गलती है। और यहाँ बैठना पीटीआई का काम है, बैठना। पीपल्स पार्टी तो हाजिर है, पीपल्स पार्टी का तो इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है कि आए हम तो मौलाना साहब को, एएनपी को, नेशनलिस्ट पार्टियों को, एमक्यूएम को, सब जमातों को बिठाएं, सबको बिठाएं और पीपल्स पार्टी उसमें अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है और मुल्क को इस गमगीर सूरत हाल से निकालने की जरूरत है। जंग हमारे सर के ऊपर खड़ी है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चंद साहब, आपने अपना कीमती, आपने खरी गुफ्तगू सुनी अफजल अजीम चंद साहब की। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे जो IMF की हिदायत के ऊपर बजट बनाया जा रहा है उसके ऊपर। हमारे साथ रहिएगा।
बजट जो है पाकिस्तानी मईशत को कोई नई सिम देगा या वो हस्बे मामूल ख्वाहिशात और वादों की फहरिस्त साबित होगा कि जो अपने ऐलान के चंद दिन के बाद ही जो है पटरी से उतर जाता है। अब तक के इशारे ये कह रहे हैं कि जी IMF ने हुकूमत के हाथ पैर जो है बांध कर रखे हुए हैं और उसे मनमानी करने की IMF जो इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन हमारी हुकूमत होशियार है माशाल्लाह, वो छोटी मोटी मनमानी का कोई ना कोई रास्ता जो है निकाल लेती है। जैसे तरक्याती और फलाही कामों में कटौती ज़रूर होगी उसके फंड्स में, ताहम जो पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट है वो वैसे का वैसे ही बरकरार रहने की जो है उम्मीद है। इंतज़ामी और हुकूमती अखराजात में कमी हुकूमत के एजेंडे पर नहीं, ताहम IMF के दबाव के तहत दरामदी ड्यूटीज़ में कमी और दरामदाद में नरमी के वाज़े इशारे हैं। तनख्वाहदार तबके को छोटी मोटी टैक्स में कटौती का तोहफा मिल सकता है, लेकिन ये पैसा जो है किस तरह से दोबारा वसूल कर लिया जाएगा ये भी देखना है। तो आने वाले बजट से क्या खर्चात हैं, उसके क्या तवक्कुआत हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ जो है माहिर मईशत SDPI के सरबराह मोहतरम आबिद सुलैरी साहब। आबिद साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। कुछ नया होने की तवक्को इस बजट में, या वो कहते हैं ना द सेम ओल्ड? जी आमिर भाई, ये बजट थोड़ा सा इस लिहाज से यूनिक है कि ये 2 IMF प्रोग्राम के तहत बन रहा होगा। एक IMF का प्रोग्राम जो है वो तो रेगुलर चल रहा था और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिका रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फंड, तो इन दोनों में अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं। मसलन जब हम क्लाइमेट चेंज वाली की बात करते हैं तो उसमें जो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी उसको फरोग देना, उसमें जो डिजास्टर्स के बारे में प्रिपेयर्डनेस है, अर्ली वार्निंग है, उस पे काम करना और पानी को कंजर्व करना, पानी के रेट्स को बढ़ाना, कार्बन का जो मिशन है उस पे कार्बन लेवी लगाना। तो ये चीजें शामिल हैं। जबकि रेगुलर जो था वो तो आपका पुरानी चीजें चल रही थी। अब इन दोनों में बैलेंस कैसे रखना है, यानी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना चाह रहे हैं तो जाहिर है कि उसके लिए सोलर को इंसेंटिव देना होंगे। अगर हम सोलर को इंसेंटिव देते हैं तो फिर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और एनर्जी सर्कुलर डेट बढ़ जाता है। तो उसका एक बैलेंस रखना जो है वो बजाते खुद एक चैलेंज होगा। ये आपने बड़ी अहम चीज़ पे तवज्जो दिलाई कि वाकई मतलब है कि बड़ी कंट्राडिक्टरी किस्म के फरमाइशें हैं दोनों प्रोग्राम्स की। अच्छा, अब इसी प्रोग्राम के वाले से हम ये सुन रहे हैं कि बरामदाद में नरमी की बात हो रही है, ड्यूटीज़ में कमी की बात हो रही है, इंपोर्ट्स को बढ़ाने की। तो उससे क्या, वो जो हमारा हमेशा से एक मसला रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट का, जो जब भी हमारी इकोनॉमी हीटअप होती है तो उसके साथ यही चीज़ हो जाती है, तो कितना बड़ा खर्चा है और ये भी IMF के हिदायत के मुताबिक ही होगा। जी ये देखिए, ये IMF के अलावा इसका एक और पहलू भी है। इस वक्त पाकिस्तानी वफ्द वो US ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निगोशिएट कर रहा है सस्पेंशन, जो टैरिफ सस्पेंड हुए हैं उस सस्पेंशन को कंटिन्यू रखने के लिए, और वहाँ पे भी टैरिफ्स होते हैं उनको रिड्यूस करना है। पूरी टैरिफ को रिड्यूस कर रही है ताकि अमेरिका से उसको कोई बेहतर डील मिल सके। और पाकिस्तान भी अपने वो जो टैरिफ पॉलिसी है उसको रिव्यू कर रहा है। अब जिस खदशे की तरफ आपने जिक्र किया, एक तो ये कि क्या हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो उससे नहीं आ जाएगा। दूसरा, क्या ये तो नहीं होगा कि रुपए की जो कदर है उस पर प्रेशर आए। और ये दोनों बड़े जायज किस्म के खदशात हैं। अब देखना ये होगा कि हम किस तरीके से अगेन उसमें बैलेंस लेके आते हैं। तो ये जो बजट है ये इसमें बैलेंसिंग एक्ट है हर तरह से हुकूमत के लिए, ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। जाहिर है कि हुकूमत चाह रही है कि वो मैक्सिमम इसमें से जो अपॉर्चुनिटीज है वो निकाल सके। जो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल हुई है पिछले 1.5 साल में, उसको कैपिटलाइज कर सके। लेकिन उसके साथ साथ ये वाले चैलेंजेस जो हैं ये भी जिन कंस्ट्रेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उससे ये जो फिर दावा है कि हुकूमत का कोई नई सिम देंगे, DNA तब्दील कर देंगे मतलब इस बजट में अपनी मईशत का, तो उसके आसार तो बहुत कम है। देखिए, अगर हम इसको IMF के इस प्रोग्राम को अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं तो ये वाकईतन एक DNA तब्दील हो रहा होगा। आप देखिए कि IMF इस वक्त जो एक बहुत बेहतर चीज पाकिस्तान के हक में कर रहा है वो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की बात कर रहा है। तो जो नॉन फाइलर के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, जो आपकी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की बात की जा रही है, जो मुख्तलिफ किस्म के आउट ऑफ बॉक्स सजेशन जो हैं इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए दी जा रही हैं, तो ये वाकईतन अगर इन पर अमल दरामद हो जाता है तो ये DNA तब्दील हो जाएगा। और ये करना पड़ेगा क्योंकि जो इस वक्त आउटगोइंग फिस्कल ईयर है, जो रवा माली साल,
उसमें तकरीबन 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आएगा रेवेन्यू में। आल्दो के पाकिस्तान ये ने कुछ 26% ज्यादा पिछले साल की निस्बत पीआर ने अपने टैक्सेस इकट्ठे किए हैं। तो अगर वो ज्यादा करने के बावजूद हदफ पूरा नहीं हो पा रहा तो अगले में जाहिर है कि हमें हर मुमकिन कोशिश करना होगी। लेकिन एक बड़ा एक सवाल है ना कि एक स्लगिश आपकी इकोनॉमी है, उसमें 26% की छलांग कोई मामूली छलांग नहीं है, बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही है, तो जाहिर है कि अब जब आप ज़्यादा टैक्सेस इसी निज़ाम से वही कॉर्पोरेट सेक्टर, वही तनख्वाहदार तबका, वही लोग उनसे कलेक्ट करेंगे तो मईशत आगे तो नहीं बढ़ेगी। ये तो बड़ी एक्सट्रैक्टिव किस्म की जो है मतलब पॉलिसीज़ हो रही हैं। हुकूमत के एजेंडे पे कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आता कि वो अपने खराजात में कमी करे, किफ़ायत जारी करे, तो वो भी तो एक बैलेंसिंग एक्ट है। हत्ता कि जो पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने फंड्स रखे हुए हैं उसको उसकी कटौती के लिए तैयार नहीं है। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत को चूंकि वो तनख्वाहदार तबके को अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो उनको फर्दर बोझ में नहीं डालना चाहेगी। तो आई एम श्योर के जो रिटेलर्स के साथ बात हो रही थी कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए, ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाया जाए, उस पर कुछ ना कुछ काम जो है वो अब शुरू हो जाएगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर गो के जो है वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वहाँ पे इनकम एंड एग्रीकल्चर पर टैक्स देना जो है वो सबसे मुश्किल काम होगा। पहले साल बहुत डिसबल इनकी परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, मुझे खता कलामी यूँ करनी पड़ी है, आप इसराइल साहब के हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है और आपसे एक तफसीली, जिसमें आप हमारे साथ जूम पर या DSNG पर एक मीटिंग जो है, एक कहते हैं ना प्रोग्राम में शमूलियत आपकी उधार रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी माहिर मईशत आबिस लहरी साहब की कि चैलेंजेस पाकिस्तान के पास बेशुमार हैं, बड़ी कंस्ट्रेंट्स में इसकी बजट मेकिंग हो रही है और उस पर DNA को तब्दील करना दावा मुझे तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ जिक्र करते हैं IBA का। पाकिस्तान का बड़ा प्रेस्टीजियस किस्म का तालीमी इदारा है, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई आजकल जो है देखते कोई मनफी खबर उस वहाँ से आ जाती है, तो ज़रा उस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। IBA और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी साहब जो हैं एक मरतबा फिर खबरों में हैं, लेकिन तमाम तर मनफी वजूहात की बिना पर। ताज़ा तरीन खबर ये कि अकबर जैदी साहब जो हैं वो बिना इजाज़त मुल्क से बाहर चले गए। हुकूमत सिंध के बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट ने इस हवाले से वज़ीर आला को 2 जून को समरी भेजी है, जिसमें अकबर जैदी से फौरी जो है जवाब तलबी का मशवरा दिया गया है। महकमे ने समरी में लिखा कि जी IBA ने अकबर जैदी के लिए इटली में 19 से 23 अप्रैल को मुनक्किद होने वाली एक मीटिंग और वर्कशॉप के लिए छुट्टी और NOC की दरख्वास्त दी थी। क्योंकि दरख्वास्त के साथ दावतनामा नहीं लगाया गया था, इसलिए महकमे ने उन्हें उस दावतनामे को लगाने की ताकीद की। ताहम अकबर जैदी साहब जो हैं सरकारी मंजूरी के इंतजार किए बगैर जो हैं इटली रवाना हो गए। सेक्रेटरी जामियात सिंध मोहम्मद अब्बास बलोच साहब ने वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को अकबर जैदी से जवाब तलबी की दरख्वास्त की और लिखा कि मंजूरी से पहले कैसे मुल्क से बाहर चले गए। इससे कबल भी जो है अकबर जैदी जो हैं कई मरतबा खलीजी ममालिक का दौरा करते रहे हैं, जिनमें 24 मई 2024 से 17 मई 2025 के दरमियान 26 मरतबा वो माशाल्लाह दुबई और दोहा के दौरे पे जा चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं कि जी अकबर जैदी साहब जो हैं किसी तनाज़े की जद में आए हों। इनसे वाबस्ता तनाज़ों की फहरिस्त तवील है। ज़राए के मुताबिक अकबर जैदी जो हैं एकेडमिक बदउनवानियों में मुलव्विस हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि जी हुकूमत सिंध में बाज़ अहम अफराद से दोस्ती की वजह से उन्हें जो है उनकी जो कहते हैं मुद्दत मुलाजमत में दूसरी मरतबा गैर कानूनी तौर पर तोसी दी गई। उनकी पहली तकरीर भी जो थी वो मुतनाज़ा थी, क्योंकि उन्हें इंसानी मामला संभालने का कोई तजर्बा न था। अकबर जैदी साहब के दौर में IBA कैंपस में मंशियात के इस्तेमाल का बड़ा स्कैंडल भी सामने आया और हम जिन्स परस्तों की तकारीब की भी इजाज़त दी गई। और यही नहीं, इन पर इल्ज़ामात की तवील फहरिस्त में मनपसंद मुलाजमीन की गैर कानूनी तरक्कियाँ, HSC के जो कवायद और ज़वाबित हैं उसकी संगीन खिलाफ वर्जियाँ वो भी शामिल हैं। कई असातिज़ा जो हैं इनकी जानिबदाराना पॉलिसियों की वजह से मुलाजमत छोड़ने पर मजबूर हुए। ज़राए का कहना है कि जी अकबर जैदी साहब ने IBA के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया। IBA का शुमार जनाब पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों में होता है और माजी में कभी इस इदारे के हवाले से किसी भी तरह का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। इसलिए अरबाब इख्तियार जो हैं ज़रा IBA के हालात का जायज़ा लें, इस इदारे को स्कैंडल से बचाएँ। किसी इदारे के सरबराह होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप कानून, कवायद और कहते हैं ना ज़ाब्तों से बालातर हैं। इसी के साथ आमिर को इजाज़त, खुदा हाफिज़।